हूं अदिति त्यागी। तो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का आज तीसरा दिन है। आज राहुल गांधी ने एक बार फिर से किस पर निशाना साधा? संघ पर निशाना साधा, बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने एक बार फिर से यह आरोप लगाया कि आरएसएस और बीजेपी ने अपनी नफरत की विचारधारा से देश को बांट दिया है। उनकी ये भारत जोड़ो यात्रा इस नफरत को बांटने और भारत को जोड़ने के लिए है, ये राहुल गांधी ने कहा। ताल ठोक के इस बहस को आज हमने दो हिस्सों में बांटा है। पहले हिस्से में उन आरोपों पर बात करेंगे जो राहुल गांधी ने लगाए हैं। राहुल गांधी ने अब तक 3 दिनों में सिर्फ बीजेपी और संघ की नफरती विचारधारा की बात कही है। उनका इशारा देश में हिंदू मुसलमान, हिजाब, नकाब, मदरसा, मस्जिद या फिर लिंचिंग जैसे जो भी विवाद चल रहे हैं उनकी तरफ था। लेकिन सवाल यह भी है कि इस नफरत को मिटाने के लिए उनका प्यार वाला प्लान क्या है? इस यात्रा से वो कैसे नफरत को प्यार में बदलेंगे, इसका खुलासा राहुल गांधी ने अभी तक नहीं किया। कोई राजनीतिक दल यात्रा करे तो आप चाहकर भी उसे गैर राजनीतिक नहीं कह सकते। हमारी बहस का दूसरा हिस्सा इसी पर है। देश में एक बहस शुरू हो चुकी है कि 2024 में प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ विपक्ष का चेहरा कौन होगा। आज राहुल गांधी ने कहा कि विपक्ष को साथ लाना सबकी जिम्मेदारी है। इस लामबंदी की कोशिश नीतीश कुमार भी कर रहे हैं, तो एक कैंप ममता बनर्जी भी बना रही है। अब सवाल यह है कि इनके बीच में राहुल गांधी कहां है? क्या उनके पास विपक्ष को साथ लाने का कोई प्लान है या फिर राहुल गांधी किसी प्लान का हिस्सा बनेंगे? ये अपने आप में बड़े सवाल है। जल्दी से आपको बताते हैं कि आज राहुल गांधी ने बीजेपी और आरएसएस पर किस तरह से प्रहार किया। हिंदुस्तान का हर इंस्टीट्यूशन आज आरएसएस के कंट्रोल में है। आरएसएस का एक व्यक्ति हर इंस्टीट्यूशन में बैठा है। तो हम एक राजनीतिक पार्टी से नहीं लड़ रहे, हम हिंदुस्तान के पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर के खिलाफ लड़ रहे हैं। बीजेपी और आरएसएस के नेता देश को बांटते हैं और जानबूझकर देश में भय पैदा करते हैं। जब से बीजेपी की सरकार आई है तब से देश में नफरत और क्रोध बढ़ता जा रहा है। तो सबसे पहले इस पूरी बहस को हम समेट देते हैं सवालों में। सवाल ये उठ रहा है, जो बार बार पूछा जा रहा है, क्या मोदी से डराएंगे, भारत को जोड़ पाएंगे राहुल गांधी? डर की मार्केटिंग से क्या कांग्रेस मजबूत हो पाएगी? क्योंकि डराने की बात, डर की बात राहुल गांधी कर रहे हैं। संघ से डराने में क्या राहुल गांधी की जीत है? राहुल गांधी की यात्रा से क्या कांग्रेस का रिटर्न हो पाएगा? मोदी से संघर्ष में असली विपक्ष कौन है? जैसा कि हम थोड़ी देर पहले नीतीश कुमार की भी बात कर रहे थे, ममता बनर्जी की भी बात कर रहे थे, और इस सब के बीच राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी कहां? आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता देते हैं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा वो ये कह रहे हैं कि भारत जोड़ो की बात नहीं करनी चाहिए कांग्रेस पार्टी को। ये तो परिवार बचाने की, परिवार जोड़ने की लड़ाई। सुनिए। कई खास मेहमान इस वक्त आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। जेपी नड्डा का जो रिएक्शन है वो हम आपको सुनवाएंगे, लेकिन आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर अखिलेश प्रताप सिंह हैं, कांग्रेस पार्टी के स्पोक्स पर्सन हैं। हमारे साथ शिजात पूनावाला हैं बीजेपी का पक्ष रखने के लिए, डॉक्टर सुनील सिंह हैं जेडीयू का पक्ष रखने के लिए, तौसीफ अहमद खान टीएमसी का पक्ष रखने के लिए, और हमारे साथ गीता भट्ट हैं, आरएसएस समर्थक हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर पहला सवाल अखिलेश प्रताप सिंह आप ही से है। अभी आपने सुना जेपी नड्डा ये कह रहे हैं कि दरअसल ये तो परिवार को जोड़ने की लड़ाई है, ये तो परिवार को बचाने की लड़ाई है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि संघ और बीजेपी ने इस देश में जो नुकसान किया है अब उसे ठीक नहीं किया जा सकता, और इसीलिए राहुल गांधी ये भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। इसका आधार क्या है? घबरा गए हैं, बीजेपी घबराई हुई है, परेशान है कि 2024 में उसकी सत्ता जाने वाली है। ये बौखलाहट, घबराहट यही तो बता रहा है, और क्या बता रहा है? अपनी उपलब्धि कुछ होती बीजेपी के पास तो अपने कार्यक्रम बताते। उन्होंने क्या कहा है, क्या कहा था, वो क्या हुआ, जो बताया था वो सब हो गया। अच्छे दिन आ गए, काला धन आ गया, 15 लोगों के खाते में आ गई,
महंगाई 100 दिन में नियंत्रित हो गई, 2 करोड़ नौकरियां मिल गई, बेरोजगारी समाप्त हो गया, रुपया डॉलर के मुकाबले काफी डॉलर को गिरा दिया, मिनिमम गवर्नेंस मैक्सिमम गवर्नेंस देखा, ये औद्योगिक उत्पाद 2 गुना हो गया ना, मैन्युफैक्चरिंग का हब बना दूंगा, गंगा मैया को साफ कर दूंगा, काशी को क्योटो बना दूंगा, संसद आदर्श ग्राम की हालत देख ही रहे हैं, 100 स्मार्ट सिटी तो ऐसे लहला रहे हैं जैसे मानो कि पेरिस और दुबई सब फेल हो गए हैं। लोकपाल चल ही रहा है, पेट्रोल डीजल के दाम इतने कम आ गए हैं कि 5 लीटर पेट्रोल पर 10 लीटर फ्री मिल रहा है। कृषि उपज पर जो है एमएसपी कानून लागू हो चुका है, दाऊद को ले ही आ चुके हैं, निर्यात को 2 गुना कर ही चुके हैं, कृषि विकास दर काफी बढ़ा ही चुके हैं। यही सब तो मोदी जी बताए थे, ये सब हो ही चुका है। जो उनका स्टेटमेंट है, मैं उस पर आपसे बात कर रही हूँ, उस पर तो 2 लाइन बोलिए सर। जी हाँ, वो फैक्ट है, क्योंकि राहुल गांधी जो कह रहे हैं उस पर बहस हो रही है, इसलिए कि राहुल गांधी की बात में दम है, तभी विपक्ष की बात में बहस हो रही है। सत्ता पक्ष की बात में अगर दम होता, जिसके पास जिम्मेदारी मिली है, जिसकी जवाबदेही है, उसके पास कुछ होता तो उस पर बहस होती, लेकिन उसके पास, सत्ता के पास तो कुछ है नहीं बताने को। तो जब से मोदी जी आए हैं तब से डिस्कोर्स बदल गया है प्रश्न विपक्ष से। तो अब कोई ये नहीं पूछता है कि मोदी जी ये वादे का क्या हुआ आपका। मोदी जी एक बार जो बोलते हैं दोबारा उस पर दोबारा कभी भी नहीं बोलते हैं। तो ये दर्शाता है आज के तारीख में मीडिया में और राजनीति में और सत्तारूढ़ दल में कि राहुल गांधी की बातें देश की जनता में अहमियत रख रही है। वही इस देश के नायक हैं और उन्हीं से लोग उम्मीद रखते हैं। अगर मोदी जी से लोग उम्मीद रखते तो कहते कि देखिए काला धन ले आए ना, 15 लाख सबके खाते में डाल दिया ना, गंगा मैया को मैंने साफ कर दिया ना, तो यही सब, ये सब की बात होती। नहीं सर, पहले आप जवाब ले लीजिए बीजेपी से। आपसे फिर सवाल यही पूछूंगी मैं, जो राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी और आरएसएस ने इस देश को बांटने का काम किया है, मैं वही आपसे समझना चाह रही हूँ कि उसका आधार क्या है, उस आधार पर आपसे बात करना चाह रही हूँ। जवाब ले लीजिए। शहजाद पूनावाला ये कह रहा है राहुल गांधी की बात पर बहस हो रही है, ये बताता है कि इस देश में राहुल गांधी असली नायक है। देखिए, अगर अखिलेश जी का कहना सही है कि देश में कुछ नहीं हुआ और ये कहते हैं कि राहुल गांधी इस देश के नायक है, तो राहुल गांधी को तो अमेठी से भी रिजेक्ट कर दिया, राहुल गांधी को 50 चुनाव में से 40 चुनाव में रिजेक्ट कर दिया, राहुल गांधी को 450 कांग्रेस के नेताओं ने रिजेक्ट कर दिया। अरे राहुल गांधी को कम से कम कहिए कि और दूसरों के तो नहीं, बल्कि आनंद शर्मा, मनीष तिवारी, शशि थरूर, गुलाम नबी आजाद, इनके तो नायक बन जाए पहले। पर ये केवल अपने परिवार के लायक बने हैं, किसी के नायक नहीं बने हैं। अब देखिए, आते हैं मूल मुद्दे की बात पर। कांग्रेस पार्टी का ये कहना कि नफरत फैलाया जा रहा है, अरे कांग्रेस पार्टी तो नफरत की जननी है। कांग्रेस इज द मदर ऑफ हेट्रेड। इसका नाम आईएनसी मतलब आई नीड कम्युनलिज्म है। अखिलेश जी, जरा आपको याद तो होगा ना, हाशिमपुरा, भागलपुर, मीरठ, मलियाना किस प्रकार से दंगे हुए, दिल्ली, दिल्ली, मुंबई में तो आपने उद्धव जी के परिवार को दोष दिया था उस दंगों के लिए। और आज आप कहते हैं कि ये सारे दंगे जब नहीं हो रहे, दंगे पे कंट्रोल है, दंगा होता नहीं है इस देश में, तो आप कह रहे हैं कि आज नफरत फैल रहा है। चलिए मैं आपको बताता हूं नफरत कहां फैल रहा है। करौली में नफरत फैला, मतलूब अहमद कहां है, पकड़ लिया क्या अशोक गहलोत ने उनको। छाबड़ा में नफरत फैला, छाबड़ा का मुख्य आरोपी इफ्तार पार्टी में दिखाई दिया था। झालावाड़ में फैला, जोधपुर में फैला, टोंक में फैला, भीलवाड़ा में फैला। आए दिन सांप्रदायिक घटनाएं होती है राजस्थान में। नफरत कौन फैला रहा है? नफरत तो आप ही फैला रहे हैं, और नफरत आपके इकोसिस्टम के लोग फैलाते हैं जब कहते हैं कि हिंदू टेरर होता है, हिंदुत्व आईसिस होता है, हिंदुत्व बोको हराम होता है। पहला अधिकार संसाधनों पर एक समुदाय का होता है। केवल प्रधानमंत्री ने नहीं कहा था, आपके ये बयान गुजरात के आपके प्रदेश अध्यक्ष ने भी कहा। यह नफरत फैलाना होता है। जब हिजाब का ऑर्डर कोर्ट से आता है उस पर राजनीति करना, यह नफरत फैलाना होता है। जब लाउडस्पीकर का ऑर्डर आता है कोर्ट की तरफ से तो उस पर सेडिक्शन का केस डालना, अगर कोई कहता है अपनी बात को, तो यह नफरत फैलाना होता है। अखिलेश जी, आपको तो नफरत फैलाना क्या होता है ये तो भली बात ही जानते। आप ही के पार्टी के एक नेता ने कहा था बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है, और उस दंगों में 84 के दंगों में जो हजारों लोग मारे गए, कोर्ट ने कहा कि कैसे नफरत फैलाया गया। जवाब लीजिए अखिलेश प्रताप सिंह। आदित्य जी, ये गिना रहे हैं कि राहुल जी यहां से हार गए, वहां से हार गए, बता रहे हैं कुछ नहीं है, लेकिन बहस करोगे राहुल गांधी पे,
प्रधानमंत्री मोदी जी, सारे सरकारें उनकी, दिल्ली में 3/4 बहुमत उनका, लेकिन किसान बिल पे कहेंगे कि कांग्रेस अफवाह फैला रही है, पूरा देश की सरकार उतार देंगे, राहुल जी के बातों को जाके काउंटर करो। ये बताता है कि फैक्ट में है क्या, और ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि आरएसएस क्या है और आज भी आरएसएस क्या है। ये दुनिया में हिंदुस्तान के सब लोगों ने भोगा है, देखा है, जाना है, पहचाना है, कोई और चीज बताने की आवश्यकता नहीं है। लेटेस्ट में यदि आप जानना चाहें तो अभी अयोध्या में 2-3 महीने पहले रात को कुछ मोटरसाइकिलों पे कुछ लोगों ने पूजा स्थल पे कुछ आपत्तिजनक हरकतें की थी, सीसी कैमरे पे जो लोग पकड़ गए, तो वो लोग कौन निकले थे? राजस्थान में सब तन से जुदा करने वाले वो जो लोग थे वो कौन निकले थे? कश्मीर में जो आतंकी पकड़े गए थे वो कौन थे? आसाम तक जो पकड़े गए हैं वो लोग कौन थे? यही लोग तो थे। जो पूरे देश में पकड़े जा रहे हैं उसमें यही लोग क्यों निकल रहे हैं? बताने की, समझाने की आवश्यकता है क्या? कुछ छुपा है किसी से क्या? लेकिन बात होनी चाहिए मुद्दे की। हम मुद्दे की बात कर रहे हैं। आज जिसकी सरकार है उसकी जवाबदेही है, उसके नफरत को हम कम करेंगे, उसकी जवाबदेही की तरफ उसका ध्यान आकर्षित करेंगे कि भैया अब तुम बहुत हो गया, इस देश को बर्बाद करना तुम बहुत कर चुके हो, सिर्फ झूठे सब जवाब दिखाना, झूठ बोलना, दिन रात यही काम करना है कि कैसे मीडिया में स्पेस मिल जाए, कैसे हम किसी तरह से मीडिया में दिखते रहें। जिस देश के नेता का यही काम रह जाएगा वो देश क्या करेगा? आज साल में कितना बर्बाद कर दिया। जवाब लीजिए अब उनसे। शहजाद पूनावाला ये कह रहे हैं जो सब तन से जुदा में पकड़े गए। एक सेकंड साहब, जवाब तो लीजिए। मैं चाहती हूँ आज आप राहुल गांधी के स्टेटमेंट पर रहे अखिलेश जी, आपसे भी मैं चाहती हूँ, ये सारे पैनलिस्ट से चाहती हूँ, मैं सारे पैनलिस्ट से चाहती हूं, ताकि दर्शकों को आज एक अंडरस्टैंडिंग मिले। जब ये कहा जा रहा है कि संघ और बीजेपी ने भारत को बांटने का काम किया है, तो सभी राजनीतिक दलों की स्टेटमेंट पर क्या राय है, ये आज समझने की कोशिश इस डिबेट के माध्यम से, बहस के माध्यम से हम कर रहे हैं। शहजाद पूनावाला जो भी सवाल उठाया अखिलेश प्रताप सिंह ने, उस पर जल्दी से आपका जवाब, उसके बाद गीता भट्ट। देखिए, एक तो राहुल गांधी से कांग्रेस पार्टी इतनी एम्बैरेस्ड क्यों है? अगर राहुल गांधी को पीसी कराने बैठा देते हो, हालांकि वो ना आपके अध्यक्ष है, ना कुछ बड़े नेता है, जनरल सेक्रेटरी नहीं है, और फिर वो बयान देते हैं, उसकी प्रतिक्रिया आती है, तो फिर बोलते हैं कि राहुल गांधी को क्यों बीच में लाते हो, राहुल गांधी को क्यों बीच में लाते हो? तो अगर राहुल गांधी इतने अप्रासंगिक है, राहुल गांधी इतने बड़े एम्बेरसमेंट है, तो भाई राहुल को हटाओ और किसी गैर परिवारवादी को लाओ। दूसरी बात, अभी आदित्य जी बात पूरी हो जाने दीजिए। अखिलेश जी की मुझे पता है सिचुएशन ऐसी हो चुकी है कि राहुल गांधी पर मैंने बोला है अब जवाब नहीं देंगे तो नौकरी छिन जाएगी, तो रुक जाइए। राहुल गांधी की पूरी जो आपको उतारनी है ना बातें, आरती वगैरह सब करने का मौका मिलेगा, अब थोड़ी देर रुक जाइए। अब देखिए, दूसरी बात, इन्होंने कहा कि आरएसएस से ये निकला, आरएसएस से वो निकला, आरएसएस ऐसे है, आरएसएस वैसे है। मुझे एक बात बताइए आदित्य जी, आरएसएस इतना ही बुरा संगठन है तो प्रणब मुखर्जी कांग्रेसी ही थे, गए थे हेडक्वार्टर पर और नमस्कार करके आरएसएस को। क्यों बाबा साहेब आंबेडकर से लेकर जवाहरलाल नेहरू, जेपी से लेकर लाल बहादुर शास्त्री, तमाम लोगों ने आरएसएस के बारे में प्रशंसा की है। उल्टा मैं आपको बताऊं कि आरएसएस के बारे में केटी थॉमस सुप्रीम कोर्ट जज ने बोला कि अगर कोई ऐसा संगठन है आर्मी, आर्म फोर्सेस के बाद जो भारत को एकजुट रखता है तो वो आरएसएस है, जिस प्रकार का काम करता है। जेपी ने कहा कि किस प्रकार का ये राष्ट्रीय संगठन है, मैं इसकी प्रशंसा करता हूं। आंबेडकर जी ने कहा कि यहां पर जाति व्यवस्था नहीं, गांधी जी खुद ने प्रशंसा की अनुशासन की आरएसएस की। तो ये तो आरएसएस की हकीकत है। अब क्या जिन लोगों ने वर्णन किया आरएसएस का, ये सारे देशद्रोही है। हो सकता है कि आज आप इंदिरा गांधी, राहुल गांधी, आप नेहरू की बात और इंदिरा गांधी की बात को नहीं, महात्मा गांधी की बात को नहीं, राहुल गांधी की बात को जवाब लीजिए। पर मेरा एक सवाल, जवाब लीजिए पहले प्लीज, इस पर जवाब लीजिए। आपने एक सवाल मेरा भी, एक सवाल मेरा भी, आपको मंच दूंगी, एक सवाल मैं टू द पॉइंट बात करूंगी। रुक जाइए, आपने इतिहास गिनवाया ना, इतिहास गिनवाया। अखिलेश प्रताप सिंह ये कह रहे हैं किसकी बात आप मानेंगे? ये सवाल सीधे तौर पर उठा रहे हैं, आप इंदिरा गांधी की बात मानेंगे, आप जो आपके राहुल गांधी के प्रेडिसेसर्स हैं उनकी बात मानेंगे या राहुल गांधी की बात मानेंगे? बकायदा एग्जांपल्स के जरिए उन्होंने ये सवाल किया, आपका जवाब। देखिए, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के एग्जाम जी के बयान देखिए जा करके इनके ऑफिस में किस तरह से इन्होंने खुद आरएसएस को नसीहत दे के आए थे प्रणब दा, वो बयान सबके सामने है। ये जब बैन लगा था, सरदार पटेल ने बैन लगाया था जब, तो उस वक्त लिखा था, जो जारी हुआ था विज्ञप्ति भारत सरकार के कारणों की, आरएसएस डकैती, हिंसा, आगजनी, आतंकी तरीके आजमाने वाला संगठन है, इसलिए इस पर यह बैन लगाया गया था।
और सबको पता है। उस वक्त राजेंद्र बाबू ने भी चिट्ठी लिखी थी कि किस प्रकार से आरएसएस क्या क्या। देखिए, कोई बहस की गुंजाइश है नहीं। आप लोग भले आरएसएस को बचाने और आरएसएस को अच्छा दिखाने का प्रयास करें, सबको पता है। और इसी चक्कर में आरएसएस की और ज्यादा फजीहत हो गई, क्योंकि इस सरकार के, दिल्ली की सरकार आने के पहले तक कांग्रेस पार्टी ने पूरे देश को यही बताया और पढ़ाया था कि सबने मिलकर जंग आजादी की लड़ाई लड़ी थी। लेकिन जब ये लोग अपने आप की वाहवाही लूटने लगे और दूसरे फ्रीडम फाइटरों को गद्दार साबित करने पर तुल गए, तो लोगों ने इतिहास खोदना शुरू कर दिया, लोग बताना शुरू कर दिए, सच्चाई सामने आ गई और पोल खुल कर रह गया कि आरएसएस और जो है ये हिंदू महासभा, ये लोग क्या कर रहे थे, किसी से छुपा नहीं है। चाहे सुभाष चंद्र बोस के साथ की बात हो, किस तरह से उनके खिलाफ ये लोग सेना में भर्ती कर रहे थे अंग्रेजों के लिए, सुभाष बाबू की सेना में न भर्ती हो, इसके लिए वहां की पूरी सरकार, इनके जो डिप्टी सीएम थे मुखर्जी साहब, वो किस तरह से अभियान चलाते, फ्रीडम फाइटरों के साथ किस तरह से बर्ताव कर रहे थे, कैसे आरएसएस अपील कर रही थी कि जंग आजादी न रहो, कैसे तिरंगा नहीं फहराते थे, कैसे कितने साल तक नहीं फहराया, संविधान को नहीं माना, क्या 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 कुछ। तो इसलिए कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। इस पे बहस की कोई गुंजाइश नहीं है। अगर कोई सवाल उठेगा तो जवाब आपको देना है। आज आपके नेता का स्टेटमेंट आया है सर, आपके नेता का स्टेटमेंट है। अगर स्टेटमेंट आया तो उसके अतीत पर भी बात होगी, वर्तमान पर भी और फ्यूचर कोई फायदा नहीं होना। शहजाद पूनावाला, देखिए, उनका पूरा बयान तो मैं सुन नहीं पाया, कट कट के आवाज आ रही थी, परंतु जो उन्होंने सवाल उठाया, मैं उनसे 2-3 सवाल पूछना चाहता हूं। आज अगर ये कहते हैं कि आरएसएस फलाना है, आरएसएस ढिमकाना है, मैंने उनको कई नाम गिनवाए कि क्या आरएसएस के ऊपर 2004 से लेकर 14 तक अगर वो इतना ही नफरत फैला रहे थे, इतनी ही गतिविधियों में शामिल थे, आपने पाबंदी लगाई? आपकी सरकार थी, लगा देते पाबंदी अगर आपके पास तथ्य होते, प्रूफ होते। हाँ, पर आज मैं उनसे सवाल पूछना चाहता हूं, जिस सरदार पटेल को ये बार बार मिसकोट करते हैं, उस सरदार पटेल की सबसे ऊंची प्रतिमा बीजेपी और आरएसएस की विचारधारा के द्वारा बनाई गई, और आज उसी सरदार पटेल की प्रतिमा का विरोध किसने किया? कांग्रेस पार्टी ने किया। उसी सरदार पटेल के लिए जब रन फॉर यूनिटी किया गया, उनके जन्मदिन को मनाया गया, तो उसका कोई भी जश्न मनाने का काम किसने नहीं किया? कांग्रेस पार्टी ने किया। आज आपने देखा राजपथ का नाम कर्तव्य पथ किया गया है और वहां पर नेताजी की भव्य प्रतिमा खड़ी की गई है। एक ही सवाल है अदिति जी मेरा, 24 घंटे होने को आएंगे, जो लोग तथाकथित रूप से भारत जोड़ो की बात करते हैं, नेताजी से बड़ा कोई आइकॉन नहीं हो सकता भारत जोड़ो का, सरदार से बड़ा कोई आइकॉन नहीं हो सकता। क्या नेताजी के इस भव्य मूर्ति के अनावरण पर एक भी शब्द राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा ने कहा है? नहीं कहा है, क्योंकि एक परिवार के बाहर उन्हें किसी का योगदान दिखता नहीं है। यह भारत छोड़ो नहीं, ये भारत जोड़ो नहीं, ये केवल और केवल परिवार जोड़ो की यात्रा में शामिल है, और केवल रॉबर्ट वाड्रा से लेकर राहुल गांधी को पद को जोड़ना है। यात्रा पर यही कहते हुए हमला किया है कि कांग्रेस सिर्फ परिवार की पार्टी है, परिवार को पहले जोड़े और फिर भारत जोड़ने की बात करे। जेपी नड्डा ने क्या कहा है, सुनिए। हमारी लड़ाई एक बहुत बड़े परिवारवाद के खिलाफ लड़ाई, भारत जोड़ो कार्यक्रम में जाना है। अरे पहले पार्टी तो जोड़ लो। तुम चले हो भारत जोड़ने, पार्टी तुम्हारी टूट रही है। 50-50 साल जिन्होंने पार्टी में काम किया वो तुमको छोड़ के जा रहे हैं। क्यों कह रहे हैं? कभी सोचा तुमने? कभी समझा इस बात को? इसलिए मित्रों, भारतीय जनता पार्टी आज, हमारी लड़ाई आज वंशवाद के खिलाफ है, और वंशवाद के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी, वैचारिक पृष्ठभूमि पर लड़ेगी। ये मैं आपको बताना चाहता हूं। अखिलेश प्रताप सिंह जी, ये जेपी नड्डा जो सवाल पूछ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भारत को बाद में जोड़िएगा, पहले पार्टी को जोड़ लीजिए। आपका जवाब सर? मैंने कहा ना, जन समर्थन व्यापक और ऐतिहासिक मिलते हुए जन समर्थन से इन लोगों की जमीनें हिल गई हैं, चूल्हे हिल गई हैं, ये अपना आपा खो चुके हैं। ये चिल्लाते रहे, सबको पता है कि इस परिवार ने, इस कांग्रेस ने कुर्बानियां दी हैं। यही देश की सच्ची हितैषी पार्टी है। ये तो सत्ता के लिए है सिर्फ। अरे यहां बहस करने वालों को यह भी नहीं पता होगा आरएसएस बनी किस लिए थी। ये लोगों को नहीं पता होगा क्यों वहां पे मिलिट्री सिस्टम शुरू किया गया था नागपुर में। अभी भी जो गणवेश है फौजियों की तरफ से, उसी तरह क्यों कुछ नहीं जानते हैं। इन लोगों ने आरएसएस को किसी ने पढ़ा ही नहीं होगा। आरएसएस की करतूतों की जानकारी ही नहीं है इन लोगों को। सुभाष चंद्र बोस की सेनाओं को जब अरेस्ट करके गिरफ्तार किया जा रहा था, ये लोग गवाहियां दे रहे थे
ये लोग मुखबिरियां कर रहे थे। कांग्रेस नेहरू जी के नेतृत्व में वकीलों की टीम बना के मुकदमे लड़ रही थी और छुड़ा रही थी। लाल किले में जब फांसी की सजा हो गई तो वहां कांग्रेसियों ने घेर लिया, बाद में फांसी की सजा छोड़नी पड़ी। अरे लाख बहस कर लीजिए, वो जो दाग है न मिटने वाले हैं न मिटेंगे। और अभी भी वो विचारधारा कह रहे हैं आरएसएस पर जो दाग है ना वो मिटने वाले हैं। ये सारी ये विकास जवाब ले लीजिए। लाख बन रहे अपने आप को बेहतर है ही नहीं है। बड़े दुख की बात है, अखिलेश जी बड़े वरिष्ठ नेता है, कम से कम उनसे अपेक्षा है कि वो इस प्रकार का जो झूठ और प्रपंच है एक इतने बड़े चैनल पर जिस प्रकार से बोल रहे हैं, ये देख के बड़ा दुख हो रहा है। और इसका ये जो इतनी बातें आप करने का कारण दिन भर झूठ और प्रपंच आप लोग करते हैं, ये है कि झूठ और प्रपंच आप लोग दिन भर करते हैं, अपनी अपूर्णताओं को दिन भर झूठ और प्रपंच आप लोग करते हैं। बौखला गए राहुल गांधी की पद यात्रा से बौखला गए, उन्हें सहारा चाहिए कि कहीं ना कहीं कुछ झूठ बोलकर कोई निशाना लगाना है, और वही कार्य ये कर रहे हैं। क्या यही कारण था कि महात्मा गांधी जी ने कहा था कि कांग्रेस की जब राजनीतिक स्वतंत्रता मिलने के बाद अब कांग्रेस की कोई उपयोगिता नहीं रह गई है और इसे भंग कर देना चाहिए? उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा था ये। और ये बात आपको कुछ नहीं पता, आपको कुछ नहीं पता, आप झूठ बोल रही है मैडम आपको कुछ नहीं पता। वो चिट्ठी पढ़ी आपने? वो चिट्ठी मैं रखा हूँ गांधी जी की, पढ़ लीजिए, उसमें लिखा हुआ है कि किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी अपनी उपयोगिता जो थी राजनीतिक स्वतंत्रता जब तक चाहिए थी उसमें क्या हो रहा है? आप हैं अदिति जी की चली गई, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। हरिजन ने भी उनका ये पत्र जो है छपा था। अरे तो उनको इतनी उनके अंदर दूरदर्शिता थी कि वो चिट्ठी क्या पन्ने की चिट्ठी है? अरे बता दो, मैं चैलेंज करता हूँ, मैं चैलेंज करता हूँ, बता दो चिट्ठी क्या पन्ने की है? किस प्रकार से वो चिट्ठी क्या पन्ने की है? मैं चैलेंज करता हूँ, क्या लिखा है? अखिलेश जी अगले एक सेकंड रुकिए गीता भट्ट, एक सेकंड रुक जाइए मैडम गीता भट्ट, मैडम रुक जाइए एक सेकंड। अखिलेश जी ये मैं सुनिए ध्यान से, आप पूछ रहे थे कहाँ चली गई, तो मैं ये कह रही थी कि मैं डिबेट पूरी करके ही जाती हूँ। और दूसरी बात बीच में बोल रही थी, नहीं सुनिए बीच में बोल रही थी, बीच में इसलिए नहीं बोली क्योंकि बीच में आप बोल रहे थे सर, मैडम का वक्त था, आप बोल रहे थे और फिर मैं भी बीच में बोलती, तो दो आवाज के बदले फिर वो कैकोफनी हो जाता सर, किसी को कुछ समझ नहीं आता। डिबेट में करती हूँ जनता को समझाने के लिए। उनको तो आमंत्रण किया नहीं था आपने। क्या कह रहे हैं सर? नहीं आपने उनको तो आमंत्रण किया नहीं था, वो बोलने लगी। नहीं मैंने उनसे पूछा है सवाल सर, उनसे सवाल पूछा है मैंने। किया नहीं सर, मैंने उनसे सवाल पूछा है सर, जवाब ले लीजिए ना उनका। कब से आरएसएस के बारे में बोल रहे हैं तो जवाब तो लेंगे सर। आप से पूछ रही थी, बीच में जवाब तो ले लीजिए, जवाब लीजिए ना। मैंने उनसे पूछा सवाल, आप ही ने कहा ना आरएसएस पर जो दाग लगे हैं वो मिटेंगे नहीं, यही सवाल था ना आपका। आपने पूना वाला बोला था ना आपने, तो गीता भट्ट से पूछा मैंने। क्या चीज? आरएसएस का सवाल मैंने गीता भट्ट से पूछा, जवाब लीजिए सर, ये बहस का मुद्दा तो है नहीं, जवाब लीजिए इस पर, जवाब लीजिए डॉक्टर गीता भट्ट। और सुन लिया मैंने, जवाब दिया उन्होंने। पूरा नहीं हुआ, गांधी जी की चिट्ठी बता रही है, गांधी के जिन लोगों ने देश के साथ जिन लोगों ने सर, मैंने आपको उन्होंने तो जवाब दे ही दिया, उन्होंने तो जवाब दे दिया। मैं होने दीजिए डॉक्टर गीता भट्ट। जिन लोगों ने देश के साथ गद्दारियां की, अखिलेश जी की बात सुन लीजिए सर, बात पूरी हो जाने दीजिए। थैंक यू। फिर अपनी कुंठा को फिर ये व्यक्त कर रहे हैं जो कि ये सुनने को तैयार नहीं है। हालत ये है कि जहाँ केरल से जहाँ से ये पद यात्रा को इन्होंने शुरू करा है, वहाँ के जो वरिष्ठ नेता है पीजे कुरियन, वो कितने आक्षेप लगा चुके हैं। राहुल गांधी जी पे कितने आक्षेप लगा चुके हैं। पीजे कुरियन वरिष्ठ नेता है इनके पार्टी के, जो लोग जो हताश होकर छोड़ गए, जो बचे हैं वो इनके अपनी ही पार्टी के अंदर इनके जोड़ तोड़ चल रहा है। उसको छुपाने के लिए इनको संघ को ये आगे रखकर उसके ऊपर वार आपकी कोरोना के समय अदिति जी कहाँ थी कांग्रेस पार्टी? जिस प्रकार लोगों को जिस समय भोजन चाहिए था, संघ के स्वयं सेवकों ने लाखों परिवारों को घर घर जाकर भोजन पहुंचाया है। कांग्रेस पार्टी का कोई एक कार्यकर्ता आपको कहीं सड़क पर दिखाई दिया? इस प्रकार की आपकी जहां कहीं बाढ़ आती, केरल में बाढ़ आई, चेन्नई में बाढ़ आई, सबसे
पहले स्वयं सेवक सामने ऐसे संगठन के लिए जिस प्रकार के आप अपशब्द बोल रहे हैं अखिलेश प्रताप जी, कहीं अपनी अंतरात्मा में झांक कर देख लीजिए। और यही कारण है आपकी जो जिस प्रकार की परिपक्वता आपकी पार्टी के नेता और साथ ही साथ प्रवक्ता दिखाते हैं, वही कारण है कि जनता आपको नकार रही है, बार बार नकार रही है। कितने कितने चुनाव में जो आप हार चुके हैं, ये इसका कारण ही यही है कि आप चलिए ठीक है, अब दूसरे गेस्ट को इस डिस्कशन में लेकर आऊंगी, प्लीज जल्दी जल्दी। पहले घनश्याम तिवारी, सवाल राहुल गांधी के स्टेटमेंट पर है। राहुल गांधी ने कहा बीजेपी और आरएसएस ने इस देश को इररिपेयरेबल डैमेज कर दिया है, उस पर आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है? नमस्कार अदिति जी, आपको, दर्शकों को और मेरे को पैनलिस्ट को। आज मैं ये कार्टून देख रहा था, अगर आपको आज तक मेरी आवाज आ रही है, शायद इस पे क्लियरली ना दिखाई दे रहा हो आपके जो देख रहे हैं, बट ये 1945 में नाथूराम गोडसे द्वारा संपादित पत्रिका अग्रणी में प्रकाशित कार्टून है, जिसमें गांधी को रावण की उपमा दी गई है। और उस रावण के 10 जो सर दिखाए गए हैं, उसमें जवाहरलाल नेहरू जी, सरदार पटेल जी, मौलाना कलाम आजाद जी और उसमें सुभाष चंद्र बोस जी को अलग अलग सर दिखाए गए हैं। और उस कार्टून में जो लोग तीर लेकर के इस रावण का वध कर रहे हैं, वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी हैं और सावरकर जी हैं। भारतीय जनता पार्टी, जनसंघ, आरएसएस के संस्थापक लोग 1945 में जब देश आजाद नहीं हुआ था, तो उस समय जो देश की आजादी की लड़ाई के जो महानायक थे, उनको रावण की उपमा देकर के इस तरीके से तीर चला रहे थे। और उनके समर्थक लोग चाहे 1942 हो या उससे पहले का समय हो, या तो अंग्रेजों की चापलूसी कर रहे थे, या दलाली कर रहे थे, या सहयोग दे रहे थे, या हमारे जो क्रांतिकारी थे या हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे उनके खिलाफ काम कर रहे थे। उसके बाद जब देश ने सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ी, तो मनुस्मृति के ऊपर आधारित इस संस्था के लोग उस सामाजिक न्याय की लड़ाई के खिलाफ थे। आप ये बताइए, उस समय से आज तक की लड़ाई, आज देश आर्थिक तंगी की लड़ाई लड़ रहा है, बेरोजगारी की लड़ाई लड़ रहा है, महंगाई की लड़ाई लड़ रहा है, इसमें से कौन सी लड़ाई में आरएसएस की कोई भूमिका है? आजादी की लड़ाई में कोई भूमिका नहीं, सामाजिक न्याय की लड़ाई में कोई भूमिका नहीं। आज इनकी सरकार के चलते जो बदहाली है, जो जिस तरीके से समाज में जहर घोला जा रहा है प्रतिदिन, भारतीय जनता पार्टी और उसका जो कीर्तन मंडली है, वो प्रतिदिन हिंदू मुस्लिम बहस करके समाज में जहर घोलता है, उसमें आरएसएस की क्या भूमिका है? क्या वो देश को जोड़ रहे हैं? ये लोग शुरू से अंत तक देश को तोड़ने वाले हैं, सिवाय देश का सत्यानाश करने के इन्होंने कुछ नहीं किया है। जहर घोल रहे हैं, हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, ये उस पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं। जब इनकी पार्टी की सरकार थी तो मुजफ्फरनगर दंगे हुए थे, तब वो हिंदू मुस्लिम नहीं थे। लेकिन कोई बात नहीं, उन्होंने जो सवाल पूछा है वो जवाब शहजाद पूना वाला। एक वाक्य में, शहजाद से पहले एक वाक्य में पूरी बात करूंगा। शहजाद ने डेली यो में आर्टिकल लिखा, जिसमें उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का जो राष्ट्रवाद है वो मक्कारी है। आज भी वो आर्टिकल आप देख सकती हैं। उससे पहले इन्होंने 2011 से लेकर 2016-17 तक नरेंद्र मोदी के ऊपर, आरएसएस के राष्ट्रवाद के ऊपर, इस पार्टी के, मोदी जी के और आरएसएस की मक्कारी के ऊपर तमाम लेख लिखे हैं। तो आज ये अच्छी अच्छी दलीलें दे सकते हैं, लेकिन जो व्यक्ति अपने ही लेखों पे कायम, वैसे आप निजी लेवल पर ले गए इसको, पर्सनल लेवल पर ले गए, पार्टी लेवल से। पर्सनल लेवल क्या है? अगर किसी ने कोई बात लिखी है तो जवाब ले लीजिए ना, आप जवाब ले लीजिए, जवाब ले लीजिए घनश्याम तिवारी जी, जवाब ले लीजिए। हाँ, जवाब ले लीजिए। देखिए अदिति जी, मैं तो ये भी बता सकता हूं कि जब ये जेडीयू में थे और जेडीयू, नीतीश जी की जेडीयू बीजेपी के साथ थी, तो इनको बीजेपी में कितने गुण नजर आते थे, इनको और इनके नेता को उस समय के। अब इन्होंने नेता बदल लिया है, पार्टी बदल ली है, तो निश्चित रूप से पर उनकी विचारधारा नहीं बदली। ये अभी भी झूठ का ही प्रचार प्रसार करते हैं। और देखिए, जहर फैलाने की बात कौन कर रहा है? जिसका नेता एसटी हसन बोलता है कि देखो बीजेपी आ गई तो यूसीसी आ जाएगा, और यूसीसी आ गई तो 4 शादी करने नहीं मिलेंगी। ये इनके नेता है शफीकुर रहमान, जो कहते हैं कि कोरोना इसलिए आया क्योंकि शरीयत में बदलाव किया गया, 3 तलाक का कानून जो है उसको सुप्रीम कोर्ट ने जो है रद्द कर दिया, 3 तलाक का कानून लाया गया, इसलिए शरीयत में खलल पड़ी है, इसलिए कोरोना फैला है। ये वो लोग हैं जिन्होंने अल-कायदा के आतंकी पकड़े गए तो कहा यूपी एटीएस पर भरोसा नहीं, और बीजेपी की वैक्सीन वैज्ञानिकों को द्वारा बनाई गई कोरोना वैक्सीन को बताया। तो मैं इनकी बातों पर तो जवाब दूंगा ही नहीं, पर हाँ, इतिहास की इन्होंने कुछ बातें की, उस पर जवाब देते हैं। और मैं चाहता हूं कि पूरी ईमानदारी से आज घनश्याम तिवारी और अखिलेश प्रताप जी दोनों जवाब दे, और मेरी बातों को सुनने के बाद जवाब दे। आपको मैं बताऊं कि जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हुआ तब तो आरएसएस थी नहीं, उसके बाद, और पर उस समय पर
हेडगेवार जी ने उस समय पर जब वो जेल गए, उनके ऊपर सेडिशन का केस लगा, जब वो बाहर आए तो मोतीलाल नेहरू ने उनके लिए भव्य रैली आयोजित की थी जिसमें उनका स्वागत किया गया था। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कब हुआ था? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कब हुआ था? और आरएसएस 25 में बनी, उससे पहले नॉन कॉपरेशन हुआ था। अखिलेश जी, अब थोड़ा सा राहुल गांधी वाला ज्ञान मत दिखाइए, अब रुक जाइए 2 मिनट। उसके बाद जो क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ, क्विट इंडिया मूवमेंट के समय पर चमुर अष्टी सत्याग्रह के नाम से पूरा सत्याग्रह का आंदोलन अगर किसी ने लीड किया तो आरएसएस के लोग थे। मैं आपको एक उदाहरण बताता हूं। 1942 में पटना के सेक्रेटेरिएट पर तिरंगा लहराने के लिए कुछ युवक गए, उन पर गोलियां बरसाई गई। उसमें देवीपत चौधरी और जगतपति कुमार थे जो आरएसएस के कार्यकर्ता थे। आज मैं डंके की चोट से पूछना चाहता हूं अदिति जी, आपके शो पर मैंने 2 आरएसएस के कार्यकर्ताओं का नाम बताया जिन्होंने अपना सर्वस्व दे दिया तिरंगे के लिए, आजादी के लिए। ये सोनिया गांधी, एंटोनिया माइनो के परिवार के 2 सदस्य बता दे जिन्होंने आजादी के लिए अपने जान को न्यौछावर किया, और अखिलेश यादव के 2 सदस्य परिवार के बता दे जिन्होंने आजादी के लिए अपना जान न्यौछावर किया। अब लाला लाजपत राय का नाम मत लेना, महात्मा गांधी का नाम मत लेना, एंटोनिया माइनो और अखिलेश यादव दोनों अध्यक्ष अपने पार्टी से एक नाम बता दें। दूसरे गेस्ट को मंच देना। 2 वाक्यों में जवाब दूंगा। पहली बात कि ये कह रहे हैं जब आरएसएस बनी नहीं थी उस समय आरएसएस के संस्थापक देशभक्त थे, और जब वो बन गई तो अंग्रेजों के साथ हो गए। ये हास्यास्पद बयान है, ये शायद अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बने हैं। 1942 में आरएसएस के कार्यकर्ताओं ने अपना जीवन जो है जीवन त्यागा है। आप अखिलेश यादव के परिवार के 2 सदस्य गिना दो। अरे मत बोलिए। और शहजाद पूनावाला, आप दूसरों के आप अपने परिवार के सदस्य गिनाइए। आप समूची आरएसएस जो कि और उसके बाद बीजेपी जो कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करती है। अरे मेरे दादा ने तो दीना आजादी के लिए योगदान दिया, हमने पाकिस्तान को लात मारा। अब आप अपने परिवार से बताओ ना। अखिलेश यादव के परिवार का एक नाम नहीं मालूम, एंटोनिया माइनो के परिवार का एक नाम नहीं मालूम, संघ परिवार पे तो बड़े। एक सेकंड शहजाद, लेट हिम फिनिश प्लीज, लेट हिम फिनिश। और 1 सेकंड, अब इस डिबेट को मैं वापस लेके जल्दी से 20 सेकंड्स प्लीज। घनश्याम जी, जो व्यक्ति 6 साल आरएसएस मोदी जी को मक्कारी और राष्ट्रवाद का पाठ पढ़ा रहा है, वो आके अपने परिवार के बारे में नहीं पूछे। ये बेमानी बहस है। मुख्य बात क्या है कि देश की बड़ी लड़ाई में आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी की भूमिका नहीं रही है। आज उनके पास 8 साल से अवसर था, लेकिन उस अवसर को उन्होंने सत्यानाश कर दिया। अखिलेश प्रताप सिंह, ठीक है सर, अखिलेश प्रताप सिंह जल्दी से 30 सेकेंड्स। अदिति जी, बहस करने की क्या जरूरत है जनाब? इतिहास हर हिंदुस्तानी को पता है। मान ही लीजिए कि आरएसएस वाले लाठी लेके निकले, हाफ पैंट पहन के, अंग्रेज देश छोड़ के भाग गए। खुश हो जाओ भैया, सबको पता है कि अंग्रेज कैसे गए, लड़ाई लड़ा। इस देश का जर्रा जर्रा कण का ये बीच में कौन बोला? मैंने कई बार कहा है कल वहीं थे, आज जहां हो वहां से फिर तुमको कल कहीं और जाना पड़ेगा। तो ऐसी भाषा मत बोलो कि कल फिर जाके वहां पे तुम्हें एम्बेरेस होना पड़ा। सुन लो, बीच में मैंने नहीं बोला, ये बौखलाहट बता रही है। मैंने संघ परिवार के 2 नाम गिनाए। अदिति जी, मैं आपको याद कर रहा हूँ। मुंह बंद कीजिए ना मेरा। अदिति जी, मीडिया को तो वैसे तो आप गाली तो अदिति जी को नहीं, एक सेकंड, आपको याद करने की जरूरत नहीं है। मैं कहीं नहीं गई, हमारी अदिति जी के कहने पे मैं कहीं नहीं गई। जी तभी डिस्टर्ब कर रहे हैं और आप खामोश थी। हाँ ठीक है। नहीं सर, मैंने कहा ना, मैं 2 लोग लड़ रहे होते हैं, अपनी आवाज ऐड करके उसमें लोगों के लिए मुश्किल नहीं बढ़ाती। मैंने तो पूरा क्रेडिट दिया। मैंने प्लीज भाई प्लीज रुकिए, सुनिए। हाँ जी, मैंने तो पूरा क्रेडिट दिया। क्यों नहीं खुश हो रहे हैं? मैंने तो कहा कि आरएसएस वाले हाफ पैंट पहन के डंडा लेके निकले और अंग्रेज भाग गए। इसमें परेशान क्यों हो गए? फड़फड़ाने तड़फड़ाने क्यों लगे? इस देश का जर्रा जर्रा कण कण, बच्चा बच्चा, बूढ़ा नौजवान, यहां तक कि यहां से आबो हवा, मिट्टी, पानी, जल को भी पता है कि कौन अंग्रेजों से लड़ा था और कौन अंग्रेजों आप लोग इतिहास में रहेंगे। जल्दी से कमेंट होगी। असीम वकार, सैयद असीम वकार था कौन अंग्रेजों का याद? ठीक है अभी 2022 की बात कर लेते हैं। 2022 की बात कर लेते हैं सैयद असीम वकार। और सवाल यहां पर है, राहुल गांधी कह रहे हैं कि इस देश को बीजेपी और आरएसएस ने ऐसा नुकसान कर दिया है जिसकी भरपाई अब नामुमकिन है। आपकी पार्टी का इस स्टेटमेंट पर क्या स्टैंड है? मैं बहुत गौर से आपकी डिबेट सुन रहा था और
बड़ी हंसी भी आ रही है, अफसोस भी हो रहा है कि मैं बोलूं क्या। आपको एक किस्सा सुनाऊं, साल भर पुरानी बात है। एक साहब ने बहुत गुस्से में, कांग्रेस पार्टी के ही नेता थे, एक जगह मैं बैठा था तो मुझसे कहने लगे कि अरे आपका क्या, आपने तो पार्टी बदल ली। तो मैंने कहा साहब हमने पार्टी बदल ली लेकिन हमारा राजनीतिक दुश्मन एक ही, अभी भी वही है। सियासत में जो राजनीतिक विरोधी होते हैं कभी वो दोस्त नहीं बनना चाहिए। अगर आप अपने दुश्मन को दोस्त बनाए ले रहे हैं या उसके गुलाम हुए जा रहे हैं या पैसे की वजह से, पद की वजह से उसकी नौकरी किए ले रहे हैं, ये भ्रष्टाचार होता है, ये गलत बात होती है। लेकिन अगर आपका राजनीतिक दुश्मन एक ही है, चाहे आप यहां रहें चाहे वहां रहें, लेकिन दुश्मन आपका एक होना चाहिए, जिससे आप लड़ रहे हैं उससे लड़ाई बंद नहीं होना चाहिए। ये होती है आपकी पहचान, ये होती है आपकी अपनी ताकत कि हम झुके नहीं। देखिए मैं, अखिलेश जी बहुत सीनियर हैं मुझसे, मैं तो कभी विधायक भी नहीं बना, ये बन गए। ये बड़ी पार्टी के प्रवक्ता हैं, इन्हीं ने कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने प्रतिबंध लगा दिया। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि व्हाट इज द स्टाइल ऑफ, मतलब कांग्रेस का वर्किंग स्टाइल क्या है। आपने प्रतिबंध लगाया और उसके बाद नेहरू जी ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी को मंत्री बना दिया। तो एक तरफ आप कह रहे हैं कांग्रेस बहुत खराब, आरएसएस बहुत खराब, एक तरफ आप मंत्री बनाए दे रहे हैं। दूसरी तरफ जिस पार्टी से आप लड़ाई लड़ रहे हैं उसी पार्टी के नेता को आप यूनाइटेड नेशन में रिप्रेजेंटेशन करने के लिए भेज रहे हैं अपना। पहले तो आप ये तय कर लीजिए कि आपके लोग लड़ें किससे। जब लड़ने लगते हैं तो आप उसको दोस्त बना लेते हैं, आप उसको मंत्री बना देते हैं, आप उसके साथ खाना खाने लगते हैं, आप उसके साथ टेबल शेयर करते हैं, आप उसके साथ मंत्रालय शेयर करते हैं। आसिम वकार और आसिम वकार की पार्टी ने कभी ऐसा नहीं किया। हमारे नेता ने, हमारे नेता के वालिद साहब ने, हमारे नेता के दादा ने कभी ऐसा नहीं किया। हमारा राजनीतिक दुश्मन एक ही है। हम पहले भी आरएसएस के खिलाफ थे, हम आज भी आरएसएस के खिलाफ हैं और इंशाअल्लाह हमारी आगे आने वाली नस्लें भी आरएसएस के खिलाफ रहेंगी। ये हमारा मिशन है, ये हमारा मोटिव है। मैं अखिलेश जी से पूछ रहा हूं, एक शायद आपसे ही मैंने एक चैनल पे पूछा था, एक ये 2013 की बात है, 2013 की बात है कि एक चैनल के ऊपर मैं बैठा हुआ था तो उसमें कांग्रेस के एक नेता कहने लगे कि लाशों के सौदागर, खून की दलाली। तो मैंने कहा आपके पास सबूत होंगे तभी आप कह रहे हैं, आपके राष्ट्रीय नेता करने के जी कह रहे हैं। तो हमने कहा जेल क्यों नहीं भेजा आपने? टेलीविजन पे पब्लिक मीटिंग्स में लाशों के सौदागर, खून की दलाली हम भी जानते हैं, जेल क्यों नहीं भेजा आपने? किसके कहने बचाया आपने? मैं सवाल कांग्रेस से पूछ रहा हूं। ठीक है तो जवाब लीजिए। राजनीतिक दुश्मनी आरएसएस तो बीजेपी है। ठीक, जवाब लीजिए आप उनसे, जवाब लीजिए। लेकिन आपकी पार्टी तो ठीक, आप कह रहे हैं आपके राजनीतिक दुश्मन बीजेपी और आरएसएस। मैडम मैं ये पूछ रहा हूं, सुनिए, मैं ये पूछ रहा हूं, कांग्रेस से पूछ रहा हूं कि ये दो जमाने कैसे आप बोलते हैं? ठीक, तो जवाब तो लीजिए अखिलेश प्रताप सिंह। किस तरह बोल लेते हैं मुझे बताइए। ठीक है सर, तो जवाब ले, वो देंगे जवाब, तो बोलने दीजिए उनको, तभी तो जवाब मिलेगा सवाल का। बोलिए अखिलेश प्रताप सिंह। ये कह रहे हैं कि आप में विरोधाभास है। देखिए यहाँ तीन लोग का मैंने सब सुना दे रहा हूं। देखिए आपके पैनल पे तीन लोग मुझसे सवाल कर रहे हैं। एक आरएसएस कर रही है, एक बीजेपी कर रही है, एक आईएमआई वसीम वकार साहब कर रहे हैं। तीन, क्योंकि सवाल हमसे कर रहे हैं, तीनों लोग एक विचारधारा के हैं, एक साथ के हैं। बताने की आवश्यकता नहीं है। हमारा कोई राजनीतिक दुश्मन नहीं है। मैडम एक मिनट, हमारी राजनीतिक जवाब और उसके बाद इनसे बुलवाइएगा प्लीज सर। एक सेकंड, आप उन्हें बोलने दीजिए, 20 सेकंड पहले उन्हें बोलने दीजिए, वसीम वकार जी उन्हें बोलने दीजिए, फिर आप जवाब दीजिएगा। वो कुल मिलाकर उसी बात को उठा रहे हैं जो आप पर पॉलिटिकल आरोप लगता है। एक मिनट रुक जाइए, उनकी बात पूरी होने दीजिए। अखिलेश प्रताप सिंह बात पूरी कर लीजिए सर, 30 सेकंड से आपके पास, वापस आपको मंच दे दूंगी, वापस आपको मंच दे दूंगी, मैं आपको वापस मंच दूंगी, वापस मंच दूंगी। सैयद वसीम वकार चिंता मत कीजिए, मैं वापस आपको मंच दूंगी। उनका 30 सेकंड का जवाब पूरा होने दीजिए। अखिलेश प्रताप सिंह, देखिए विचारधारा यहां पर दिख गई, दिल के अरमा जबान पे आ गए। जो सत्ता में जो बैठा, जिसको जिम्मेदारी मिली, जिसकी जवाबदेही है, उससे सवाल नहीं होगा। सवाल विपक्ष से होगा, कांग्रेस से होगा। तीन लोग कर रहे हैं, तीनों सेम विचारधारा के हैं,
एक ही साथ हैं, मिले हुए हैं, ये बार बार कहा जाता है और यहाँ के चैनल पे भी ये सब दिख रहा है, सब साबित हो गया। देखिए, अटल जी तक बीजेपी एक राजनीतिक दल था, एक राजनीतिक विचारधारा की प्रतिद्वंदिता थी और दुनिया में हम यही हमारी खूबी थी कि सत्तारूढ़ दल विपक्ष के भी अच्छे लोगों को मदद करता था, क्योंकि हमारे लोकतंत्र में, हमारे संविधान में पक्ष विपक्ष दोनों का महत्व है। आज एक तंत्र चल रहा है, लोकतंत्र नहीं चल रहा है। इसलिए आज की जो बीजेपी के बाद, अटल जी के बाद की जो बीजेपी है, ये लोकतंत्र के लिए, इस देश के संविधान के लिए, इस देश के लिए और यहाँ देश के समाज के लिए ये खतरा है। इवन अपनी पार्टी बीजेपी के लिए भी खतरा है। ये बताने या समझाने की आवश्यकता नहीं है। और इसी कारण से आज सब लोग ये कह रहे हैं, ये महसूस कर रहे हैं और सड़कों पर निकल गए हैं कि इस बीजेपी से इस देश को बचाना है, इस देश को रक्षा करना है, इस देश के समाज को बचाना है, देश के एक बार टीएमसी का स्टैंड लेंगे इसमें। शहजाद, मैं आपको मंच दूंगी प्लीज। बहुत से गेस्ट ऐसे हैं जिन्हें एक बार भी बोलने का मौका नहीं मिला। प्लीज एक सेकेंड मैडम, मैं जवाब देना चाह रहा था। सर, मैं आपको दे रही हूँ वापस फ्लो। मुझे 2 गेस्ट का कमेंट लेने दीजिए, मैं आपको दूंगी मंच। आपको आपकी बात रखने का पूरा टाइम मिलेगा, चिंता मत कीजिए। पहले तौसीफ अहमद खान, राहुल गांधी आरएसएस और बीजेपी पर नफरत की विचारधारा, बांटने वाली विचारधारा का आरोप लगा रहे हैं। हालांकि ये बातें ममता बनर्जी पहले कहती आई हैं, लेकिन आज इस स्टेटमेंट पर क्या स्टैंड है टीएमसी का? आपकी आवाज नहीं आ रही, आप खुद को अनम्यूट कर लें प्लीज। देखिए अदिति, बीजेपी नफरत की राजनीति करती है, ये देश जानता है और यही वजह है कि कर्तव्य पथ तो उन्होंने बना दिया। मोदी जी ने हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस का स्टैचू भी इनॉग्रेट कर दिया, लेकिन वहां पे ना तो नेताजी के परिवार वाले गए, ना तो देश हमारे बंगाल की मुख्यमंत्री गई, क्योंकि सब जानते हैं कि मोदी जी अपना कर्तव्य का पालन नहीं कर रहे हैं। और आप देखिए कि देश का माहौल कैसा है। कल का ही घटना है, मैंने इसे शेयर भी किया है ट्विटर। माहौल कैसा है, कल का ही घटना है, मैंने इसे शेयर भी किया है ट्विटर पे, कि झारखंड के रांची सदर अस्पताल में एक मुस्लिम महिला के आरोप ये है कि डॉक्टर ने उन्हें जिहादी बताकर इलाज से इनकार कर दिया। ये देश का माहौल है, ये देश का बंटवारा हो चुका है। जो नफरत की राजनीति 2014 से जो शुरुआत हुई है, कहाँ की घटना आप ये बता रहे हैं? मेरे पास इस घटना के बारे में कोई जानकारी नहीं है। कहाँ की घटना बता रहे हैं? झारखंड के रांची सदर अस्पताल में, ये वहां की घटना झारखंड में मैंने इसको रीट्वीट भी किया है। देश की तो है ना, तो देश है ना हमारा। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कांग्रेस और बीजेपी दोनों एक ही तरह की राजनीति कर रहे हैं, ये कह रहे हैं आप? ये तो नफरत जो समाज में फैला हुआ है, ये उसका उदाहरण है कि आज हमारा समाज कैसा बढ़ गया है और इस समाज को जोड़ने की जरूरत है। और यही वजह है कि हर मोर्चे पे जो लोकल लीडर्स हैं वो मोर्चा संभालेंगे। बंगाल में ममता बनर्जी है, तो दिल्ली पंजाब में केजरीवाल है और दूसरे क्षेत्र में दूसरे नेता हैं। राहुल गांधी। और यही वजह है कि आज जो है राहुल गांधी जी का जहां राज्य है, जहां वो उन कांग्रेस की सरकार है, वो है वहां पे। हाँ, तो और जहां गठबंधन उनसे होगी, वो तो वहां से और जहां उनके साथ जहां गठबंधन होगी वहां पे वो रहेंगे। आज देश के खिलाफ आज देश 2 टुकड़ों में बटा हुआ है। एक जो नफरत की राजनीति पे अपना रोटी सेक रहे हैं और एक जो अब ये नफरत को बंद करने की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो जो लोग इस नफरत को मिटाने के लिए राजनीति करना चाहेंगे, देश को जोड़ने की राजनीति करना चाहेंगे, वो सब एक तरफ खड़े रहेंगे और ये नरेंद्र मोदी जी और उनके सहयोगी दूसरे तरफ खड़े रहेंगे। और यही 2024 का पिक्चर है और यही वजह है कि सबसे ज्यादा आज डरे हुए हैं नरेंद्र मोदी। देश की राजनीति बटी हुई है, देश नहीं बटा हुआ है। देश के अंदर में ये माहौल है, आप लोगों की सियासत बटी हुई है। देश को बांटने की बात मत कीजिए, उदाहरण दिया, देश को बांटने की बात मत कीजिएगा। जल्दी से कमेंट यहां पर ले लीजिए। डॉक्टर सुनील सिंह, आपका डॉक्टर सुनील सिंह, राहुल गांधी जो ये कह रहे हैं, इस पर आपका क्या स्टैंड है कि आरएसएस और बीजेपी ने इस देश को इर्रेपरेबली डैमेज कर दिया है?
इस नुकसान की भरपाई नहीं हो सकती, ये राहुल गांधी कह रहे हैं। अदिति जी, पहले तो ये राजनीतिक तूतू मैमे में इतनी बड़ी घटना, इतनी सकारात्मक राजनीति जो भारत जोड़ो यात्रा है, उसको हम कहीं ना कहीं कमतर आंकते हैं कि इस पर ज्यादा डिबेट तो आपने केवल आरएसएस की भूमिका पर कराई, जबकि ऐसा सर, नहीं उसी है। उसी स्टेटमेंट पर बहस है सर, उसी स्टेटमेंट पर बहस है। नहीं, मैं कह नहीं, आप एक स्टेटमेंट पर जो कर रही है इसको एक व्यापक रूप में देखें तो आज जो भाजपा की भारत तोड़ो फलसफा है, उसके खिलाफ हम भारत जोड़ो लेके आ रहे हैं। माननीय नीतीश कुमार जी सारे विपक्षी पार्टियों से मिलकर के विपक्षी एका का बात करके एक मेन फ्रंट बना के, क्योंकि जो भाजपा का शासन है, भाजपा के शासन में जो महंगाई है, जो बेरोजगारी है, 2 करोड़ नौकरी देने का वादा से 8 वर्ष में वो 16 करोड़ हो गए। महंगाई का आलम तो आप देख रहे हैं, सामाजिक और सांप्रदायिक सौहार्द का जो हालत है वो देख रहे हैं आप। तो ये पूरी तरह से जो भाजपा का कुशासन है, ये भारत तोड़ो को सौहार्दपूर्ण वातावरण नहीं करने का प्रयास कर रहे हैं। उनकी राजनीतिक, भाजपा की राजनीतिक रोटी सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ करके सेकने की होती है। तो ऐसे में एक सकारात्मक राजनीति जो भारत जोड़ो यात्रा है, जिसमें कि जो नेता हैं वो जनता से कनेक्ट करेंगे, वहां के लोगों से रूबरू होंगे, वहां की समस्याएं जानेंगे, एक अवेयरनेस फैलाएंगे, जागरूकता फैलाएंगे कि सब मिलकर रहो। हमने देखा कि अखिलेश प्रताप सिंह, सैयद असीम वकार, तौसीफ अहमद खान, सुनील सिंह आरएसएस के विचारधारा के खिलाफ है, बीजेपी की विचारधारा के खिलाफ है, पॉलिसीज को लगातार क्रिटिसाइज कर रहे हैं ये। लेकिन अब ये विडंबना देखिए कि बीजेपी के सारे विरोधी एक साथ नहीं है, इनमें से कई एक दूसरे को बीजेपी की बी टीम बता रहे हैं। जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले अखिलेश प्रताप सिंह ने एआईएम को लेकर कहा। ये हाल विपक्ष की एकता का है। बड़ा सवाल यही है कि 2024 में ये एकता आएगी कहां से? राहुल गांधी, नीतीश कुमार, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, ये सब साथ कैसे आएंगे? क्योंकि लड़ाई तो अभी इस पर है कि असली विपक्ष इनमें से कौन सी पार्टी है। सुनील सिंह, थोड़ी देर पहले आप बोल रहे थे, सवाल उठा रहे थे। पहला सवाल अब क्योंकि ये दूसरा हिस्सा इस डिबेट का, इसमें मेरा पहला सवाल यही है कि विपक्ष को साथ लाने की तो कोशिश नीतीश कुमार ने ही की है, लेकिन ये सब कुछ होगा कैसे? ममता बनर्जी राहुल गांधी के साथ नहीं जाना चाहती, वो उन्हें नेता नहीं मानने को तैयार, केजरीवाल नहीं मानते उन्हें नेता, तो ये एकता होगी कैसे? सुनील सिंह तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन जल्दी से सैयद असीम वकार जो सवाल यहां पर उठा रहे थे अखिलेश प्रताप सिंह आपसे, उसका जवाब। देखिए, आपने मुझे जवाब देने नहीं दिया उस वक्त, लेकिन मैं बहुत बेसब्री मैं वही सवाल आपसे वापस पूछ रही हूं सर, उनका जो सवाल था वही पूछ रही हूं। हाँ, देखिए, अखिलेश सिंह ने कहा कि हमने उनका विरोध किया तो उन्होंने कहा कि ये सब एक ही मानसिकता के लोग हैं, हम बीजेपी वाले हो गए। मंत्री बनाएंगे आप, दोस्ती करेंगे आप, कैबिनेट और मंत्रालय शेयर करेंगे आप उनके साथ, और दोस्ती हमारी हो गई। और अखिलेश जी, अगर असली नेता हैं तो जवाब दे के जाइएगा, भागिएगा नहीं, और अगर भाग गए तो आपका पीछा छोड़ूंगा नहीं। 2000 जो आप नरेंद्र मोदी को आप बता रहे लाशों का सौदागर, खून की दलाली, हम भी जानते हैं कि मुसलमानों के साथ बहुत ज्यादती हुई। सिर्फ जो बात हो रही है वो दोगलेपन पे हो रही है। 2005 में राजीव गांधी फाउंडेशन, जो सोनिया गांधी जिसको चलाती हैं, राजीव गांधी फाउंडेशन ने 2005 में नरेंद्र मोदी को बेस्ट चीफ मिनिस्टर का अवार्ड क्यों दिया? 2002 दंगों के लिए दिया, लाशों की सौदागरी के लिए दिया, खून की दलाली के लिए दिया, या मुसलमानों के नरसंहार के लिए दिया? क्यों दिया आपने? राजीव गांधी फाउंडेशन कांग्रेस का फाउंडेशन, सोनिया जी का फाउंडेशन, राहुल जी का फाउंडेशन,
और अगर आप भाग गए जवाब दिए बिना। सर अभी उन्होंने जवाब शुरू नहीं किया, भाग गए आपने पहले बोलना शुरू कर दिया। इंतजार तो कीजिए, उनकी बात तो सुन लीजिए सर, उनकी बात सुनिए। अखिलेश प्रताप सिंह जी जवाब। देखिए, जब से इनकी पार्टी बनी है अदिति जी, जब से मोदी जी आए हैं, और कहां कहां चुनाव लड़ते हैं, कौन लड़ाता है, किसको लाभ देते हैं, मैंने और किससे दुर्संधि है, मैंने कौन उसका लाभ पाता है, उसका दीजिए आप कि 2000 ये जवाब ही दे रहा हूं, ये जवाब ही दे रहा हूं को आप बेस्ट चीफ मिनिस्टर अब बीच में ना बोले, अब बीच में ना बोले, बीच में ना बोले, बीच में मेरे भाई ना बोले, मुद्दे पर रहिए, उसके बाद बाकी बातें मैंने कहा ना। अरे वही जवाब दे रहा हूं, वही जवाब दे रहा हूं, वही जवाब दे रहा हूं। सीधा आपकी जब कलाई खुल गई, आप अपने बातों में खुद अपने आप को साबित। देखिए, अब मैं फिर अदिति जी को याद करूंगा, अब मैं फिर अदिति जी को याद करूंगा। क्यों दिया? अदिति जी कहां गई आप? अदिति जी प्लीज आइए, एक आदमी को बोलने के लिए अलाउ करिए। आइए, बचाइए अखिलेश जी को। अदिति जी आइए, अखिलेश जी को बचाइए। हाँ, तो आप खामोश रहें, आप खामोश रहें तो मैं बोलूं। मैंने सीधा, अरे आप क्यों परेशान हो रहे हैं? और अखिलेश प्रताप सिंह में कहीं नहीं गए, क्यों परेशान हो रहे हैं? मैं आप दोनों को सुन रही हूँ। एक सेकंड, आप एक सेकंड, आप लोग दोनों इतने वरिष्ठ हैं। एक सेकंड, मैं तो जवाब दे रहा हूँ, एक सेकंड, मैं तो जवाब दे रहा हूँ, भाग गए। ये वाद विवाद दे रहा हूँ। सुन लीजिए अखिलेश जी, वो जो सवाल पूछ रहे हैं आप उसका जवाब दीजिए। अरे सुन क्या लीजिए, जवाब दीजिए। आप जब मैं किसी के बीच में नहीं बोलता हूं, तो जब कोई डिस्टर्ब कर रहा है तो आप रोकिए उसको। और किस लिए आप हैं? आप जब उमर का जवाब दे रहा हूं, जवाब देने नहीं दे रहे हैं। मैं तो कह रहा हूं ना, मेरा जवाब यही है। हाँ, क्या कि आज हाँ दे रहा हूं, मेरा जवाब यही है। सुनिए, मेरा जवाब यही है कि ये इनका उदय कब हुआ? मोदी जी के आने के बाद। किसके लिए चुनाव लड़ते हैं? मोदी जी को कहां जाके चुनाव लड़ते हैं? किसको लाभ पहुंचाते हैं? एक सेकंड रुकिए, आप ही का सवाल पूछ रही हूं मैं। एक सेकंड, अखिलेश जी बात पूरी हो गई सर? किसको ये लाभ पहुंचाते हैं? ठीक है, ये सवाल मैंने सुन लिया आपका। जब इनकी कलाई खुल गई कि जो ये देश जानता है, जो सारे पॉलिटिकल पार्टियां जानती हैं। ठीक है, आप कह रहे हैं कि उनको फायदा पहुंचाती है बीजेपी, ये आरोप आप लगा रहे हैं। शहजाद, मैं आप ही को फ्लोर पूरा होने दीजिए। एक सेकंड अखिलेश जी, जो अभी सैयद हसीम वकार ने आपसे सवाल पूछा, मेरा सेंटेंस पूरा होने दीजिए। आपको सुनाई दे रहा है? जी, मेरा सब सुनाई दे रहा है। पूरा होने दीजिए। सुनाई दिया आपको? मुझे सेलेक्टिव हियरिंग की प्रॉब्लम नहीं है सर, चिंता मत कीजिए आप। इन पे आरोप लगाए, हाँ सुन लीजिए, जो इन पे आरोप लगाए जाते हैं, जो लोग कहते हैं कि ये बीजेपी की बी टीम है, आज खुद इन्होंने अपने यहां बहस में बात रख करके ये दिखा दिया, प्रूफ कर दिया कि इनका दिल मोदी जी और बीजेपी के लिए धड़कता है। चलिए, इनका दिल किसके लिए धड़कता है वो उनसे पूछूंगी। आपसे मैं ये पूछ रही हूँ, ये परेशान हो रहे हैं। नहीं, आपसे ये पूछ रही है, जो आरोप लगा रहे हैं आप पर, जो राजीव गांधी फाउंडेशन को लेकर ये सवाल पूछ रहे हैं, क्या वो सवाल सही है? क्या ऐसा हुआ था? देखिए, कांग्रेस पार्टी को सुनिए, कांग्रेस पार्टी को किसी से सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। कभी वो कम्युनल पार्टियों के साथ कांग्रेस पार्टी ने समझौता नहीं किया है। अपनी विचारधारा से कभी समझौता नहीं किया है, अपनी नीतियों से कभी समझौता नहीं किया है। सत्ता आए, अरे मैं तो कह रहा हूं ना, हमने कभी किसी राजनीतिक विचारधारा से समझौता नहीं किया है। ये झूठ बोल रहे हैं कभी भी नहीं, आप एक बात तो बताइए, झूठ बोल रहे हैं। 135 साल की 135 कांग्रेस पार्टी ने किया। कांग्रेस पार्टी की बात कर रहा हूं मैं सर। ये जो राजीव गांधी कांग्रेस पार्टी ने 135 साल में कभी भी बीजेपी के साथ कभी भी मैं कांग्रेस मैंने बोला ना 2005 में बेस्ट चीफ मिनिस्टर का अवार्ड क्यों दिया? किस लिए दिया? मुसलमानों के नरसंहार के लिए दिया, कत्लेआम के लिए दिया, खून की दलाली के लिए दिया, दंगों के लिए दिया, क्यों दिया? दोनों बातें आप कह रहे हैं कि नेता ने ये कहा की हवा 2 मिनट में निकाल देता हूं अखिलेश जी। ये कहा, लेकिन आप जो है आप फंस गए हैं। आपके दिल की बात
आपके दिल की बात सामने आ गई। आप किस तरह से ठीक है, जवाब दीजिए बीजेपी से। शहजाद आपने हम पे आरोप लगाया लगता है बीजेपी के लिए। ठीक है, आप जवाब दीजिए। शहजाद पुनावाला ये कह रहे हैं आईएम आपकी बी टीम है। ये दिख गया। ठीक है, दूसरे पैनलिस्ट का स्टाइल। आदित्य जी एक लाइन बोलना कैसे चाह आपका वापस आपको फ्लो दूंगी, वापस आपको फ्लो दूंगी। दिलचस्प। शहजाद पुनावाला पहले एक लाइन बोलना चाह रहा था। कितनी दिलचस्प बात है। शहजाद अभी यहाँ पे- 10 सेकंड्स दे दीजिए मुझे प्लीज। शहजाद 10 सेकंड्स दे दीजिए, बात कंप्लीट करना चाह रहे हैं प्लीज। सैयद असीम वकार 10 सेकंड्स प्लीज। देखिए अखिलेश जी, न जाने कितने नेता आप जैसे आए और चले गए आसिम वकार के सामने। अभी निजी टिकट टिप्पणी की क्या जरूरत है? 2014 में प्रूफ देखिए आप। 2014 के चुनाव में नरेंद्र मोदी जी ने खुद ये बयान दिया कि आप हमको बता रहे हो लाशों का सौदागर, और आपने हमको दिया बेस्ट चीफ मिनिस्टर का अवार्ड राजीव गांधी फाउंडेशन ने। आपने उसका ठीक है, अब जवाब दीजिए। शहजाद पुनावाला, शहजाद पुनावाला, आपने हम पे आरोप लगाया, हमने आपसे सवाल पूछ लिया। आपकी हिम्मत नहीं है राहुल गांधी को फूल लगाइए। सुनिए आप, सुनिए सर, आपने प्रूफ देखिए राहुल गांधी जी को फूल लगाइए। अदिति जी क्या मैं अपनी बात रख सकता हूं? जी बोलिए। शहजाद ये कह रहे हैं आईएम आपकी बी टीम है। देखिए अदिति जी, आज आप वोट काटने के लिए इस पार्टी का इस्तेमाल करते हैं। आदित्य जी देखिए, कांग्रेस पार्टी जैसी उदार पार्टी आज देश में नहीं है। एमआईएम हमारी बी टीम है, पर 2004 से 14 इन्होंने गठबंधन कर दिया था उनके साथ, और एमआईएम के 4 सदस्यों को अभी आरजेडी ने वहां पर दूल्हा बनाकर लिया है अपने साथ सरकार बनाने के लिए। तो कैसे ले लिए बीजेपी के सारी बी टीम वालों को? और जब मौका मिलता है तब ये ले चले जाते हैं एमआईएम को ऑफर देने के, आ जाओ साथ, आ जाओ सरकार बना देंगे, साथ में लड़ लेंगे, पर बी टीम हमारी है। अब देखिए, आज अखिलेश जी के पास किसी भी सवाल का जवाब नहीं है। मैंने इनसे कहा एंटोनिया माइनो के परिवार के 2 सदस्यों का नाम दो जिन्होंने जान न्यौछावर की, जवाब नहीं था। एक किसी ने राजीव गांधी फाउंडेशन के बारे में सवाल पूछा, जवाब नहीं था। मैं आपको पर एक बात बताता हूं, एक बात करेक्ट करना चाहता हूं आपको। आज जो 2014 के बाद जो पोलराइजेशन हो रहा है, जिसके इर्द गिर्द ये सारी पार्टियां एक साथ हो रही है, एक साथ आ रही है, 2014 से पहले तो ये सेकुलरिज्म को बचाने की बात करते थे। आज शुद्ध रूप से सेव करप्शन का नारा लगाकर ये लोग सब साथ आए हैं। इसीलिए आज देखिए, मैं इनको कहता हूं, ना कोई विचारधारा, केवल भ्रष्टाचार का है भाईचारा। और सारे के सारे लोगों में कॉमन क्या है? सभी लोगों ने भ्रष्टाचार किया है। जब भ्रष्टाचार पकड़ा जाता है तो ये भ्रष्टाचार का जो उन्मूलन कर रहे हैं उसका विरोध करते हैं। एक है आईएनसी, आई नीड करप्शन, दूसरी है टीएमसी, टू मच करप्शन, तीसरी है एएपी, और अधिक पाप, चौथी है एसपी, संपत्ति पकड़ो, सबकी संपत्ति पकड़कर अपनी जेब में डाल दो। तो ये सारी पार्टियां आज उनका पोल प्लैंक जो है वो यही है कि करप्शन के खिलाफ जो भी कार्रवाई करता है और जिस पर करप्शन की कार्रवाई होती है तो करप्शन के प्रोटेक्शन के लिए एक साथ आ जाए। इसीलिए ये सारे लोग भारत जोड़ो नहीं, भ्रष्टाचार जोड़ो के आंदोलन पर निकले हुए हैं, और ये सारे भ्रष्टाचारी एक होने का काम करने की कोशिश कर रहे हैं। देश देख रहा है। ठीक है, मेरा एक सवाल है, और ये सवाल मेरा है तौसीफ अहमद खान आपसे, सुनील सिंह आपसे, घनश्याम तिवारी आपसे, और सैयद असीम वकार आपसे भी यही सवाल है। एक ही सवाल है, एक ही बार मैं पूछूंगी और उम्मीद करती हूं आप सब सुनेंगे एक साथ। बीजेपी के खिलाफ क्या आप सब कांग्रेस और राहुल गांधी के पीछे आने के लिए तैयार हैं? मुझे सवाल का जवाब दीजिए, हां या ना में जवाब दीजिएगा। घनश्याम तिवारी। देखिए, ये फालतू का सवाल है। असली बात ये है कि आज देश फालतू का सवाल है या इंपॉर्टेंट सवाल है? सर सवाल है, सवाल का जवाब दे दीजिए। अगर इतना ही फालतू सवाल है तो बोल दीजिए नहीं, मैं विपक्ष की एकता की बात कर रही हूं। नहीं, आप जिस एनडीए के 2 घटक दल के नाम बताइए आप, जहां पूरा एनडीए सिवाय नरेंद्र मोदी और अमित शाह के कुछ बचा नहीं है। आप अन्य पार्टियों की एकता की सवाल की बात कर रही हैं। आप एनडीए में एनडीए 3 अक्षर है। आप एनडीए में हैं? इतना ऐसे आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की तरफ आपसे तो कोई सवाल पूछे तो भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता बन जाता है। घनश्याम तिवारी, एकमात्र डिफेंस आपका यही है। नहीं, मैं ये सिर्फ ये कह रहा हूँ कि ममता बनर्जी के पीछे आने के लिए दूसरे, आप ममता बनर्जी के पीछे आने के लिए तैयार हैं? चलिए, अब मैं ममता बनर्जी की प्रवक्ता बन जाती हूँ। 10-12 पार्टियां एक साथ आ रही है, ये कौन सा सवाल है? मुख्य क्या बात दिक्कत यह है है? आज देश, नीतीश कुमार से पूछ लीजिए। नीतीश कुमार क्या कह रहे हैं? नीतीश कुमार तो बकवास काम नहीं कर रहे ना। नीतीश कुमार तो बकवास कोशिश नहीं कर रहे होंगे आपकी नजर में। 4 वाक्यों के सवाल का जवाब कम से कम नहीं, नीतीश कुमार के पीछे आने के लिए तैयार हैं आप? वो तो बकवास कोशिश नहीं कर रहे होंगे ना आपके हिसाब से, या वो भी बकवास कोशिश है? एक वाक्य सुनिए।
आज भारत ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में घट गया, 132 पे आ गया। शायद आपको खबर नहीं मिली होगी। नहीं, आप मुझे मत बताइए मुझे क्या खबर है और क्या नहीं है। आप मुद्दे के लिए तैयार होकर आया कीजिए। मैं आपसे बस इतना कहना चाहती हूँ, आपसे पूछ रही हूँ कि 12 पार्टी एक साथ आने के लिए तैयार है। आप मुझे बता रहे शायद आपको खबर नहीं मिली होगी। मुद्दे पर तो रह लीजिए आप, बाकी तो ज्ञान बाद में दीजिएगा। सर सुनील सिंह, ठीक है, सुनील सिंह सर, कोई बात नहीं, आपकी नजर में बकवास सवाल है, मैं उनसे पूछ लेती हूँ जिन्हें शायद ये अहम सवाल लगे। ये तो तैयार नहीं है, ये तो आपने सुन लिया। घनश्याम तिवारी कह रहे कैसे बकवास सवाल है। अदिति जी जिस पार्टी के नेता ने विपक्षी एका की अभी शुरुआत की है और विपक्षी एका के सकारात्मक चीजें आई हैं, उसी पार्टी को आप उसका समय नहीं दे रही हैं। आप हमें एक मिनट आपको मैं पूरा समय दे रही हूं सर। बोलिए, आप, ये तीसरा सवाल है आपसे मेरा। माननीय नीतीश कुमार जी ने अभी 3 दिवसीय दौरे में विपक्षी नेताओं से बात की और इतने कम देर में इतने लोगों से बात की और परिणाम इतने सकारात्मक निकले कि सारे विपक्षी नेताओं को देश के हालात लेकिन यहाँ तो आपने सुन लिया ना समाजवादी पार्टी को, समाजवादी पार्टी को आपने सुन लिया ना। तो सर आपने समाजवादी पार्टी को सुन लिया, बात तो करें ना जी। तो समाजवादी पार्टी को इनकार कर रही है। दे अदिति जी आप 1 मिनट बोलने तो दें, आप बुलाई है, 1 मिनट बोलने दें आप ना। तो विपक्षी एका के लिए 3 दिवसीय दौरे में माननीय नीतीश कुमार जी ने जो सकारात्मक रिस्पॉन्स मिले हैं, उससे यह स्पष्ट है कि सारे विपक्षी के नेता एक साथ आने को तैयार हैं। रह गई बात नेतृत्व की, तो नेतृत्व के लिए माननीय नीतीश कुमार जी ने स्पष्ट कहा है कि वो न तो पीएम पद के उम्मीदवार है, न दावेदार हैं, न उसके इच्छुक है। तो ऐसे में पीएम पद का फेस कौन होगा, नहीं होगा, ये अभी सीरीज ऑफ बातें में सामने आएंगी। और आप चिंता ना करें, जो भी बातें होंगी वो मीडिया पर डिस्कस नहीं होगा, मीडिया के डिबेट में नहीं होगा और उचित समय में होगा। लेकिन एक बात स्पष्ट है कि माननीय नीतीश कुमार जी ने जो मुहिम के लिए अपने एनडीए गठबंधन को से हट करके विपक्ष में आए हैं, उसका इतने कम दिनों में जो उनको सकारात्मक परिणाम आए हैं सारे विपक्ष। जो सबसे अहम सवाल था ना, जो सबसे अहम सवाल था, आपने उसी में पेश खुद भी कह दी ये बात, उसी में पेश फंस रहा है, उसी में पेश फंस रहा है। भाई 11 पार्टियां, 12 पार्टियां, 10 पार्टियां साथ आएंगी तो सबके नेता चेहरा होंगे क्या? कोई पेच नहीं अदिति जी, सारे पेच उचित समय में सुलझा लिए जाएंगे। आप सभी चलिए ठीक है, एक सवाल में पूछ लेती तौसीफ अहमद खान से, सुन लीजिए जवाब। तौसीफ अहमद खान, ममता बनर्जी राहुल गांधी को नेता मानने के लिए तैयार है? सर सुन लीजिए ना प्लीज, सुन लीजिए, जवाब सुनिए आप। हाँ अदिति जी, किसी को किसी के पीछे खड़ा होने का जरूरत नहीं है, सबको सबके साथ बगल में कांधे से कांधे मिलाकर खड़ा होने का जरूरत है। हमारा जो डेमोक्रेसी है वो मल्टी पार्टी सिस्टम है, वो 2 पार्टी सिस्टम नहीं है कि या कांग्रेस या बीजेपी, हर पार्टी अपने रह सकती है। प्लस ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, इसमें कोलिशन की गवर्नमेंट चली है। हाँ, बीजेपी की अभी सरकार चल रही है, एनडीए के, वो भी अपने आप को कोलिशन बोलती है, लेकिन इसके पहले भी कोलिशन की गवर्नमेंट रही है जहां पे किसी एक पार्टी को फुल मेजॉरिटी नहीं मिला हो, ऐसा गवर्नमेंट चला है। बोले दिया पार्टियां तो बराबर रहेंगी पर नेता तो एक ही होगा ना सर। ममता बनर्जी यही तो परेशानी है, राहुल गांधी ममता बनर्जी को नेता एक नेता नहीं हो सकता, एक नेता नहीं हो सकता है। क्यों? एक टीम हो सकता है, एक टीम रहेगा, एक कैबिनेट रहेगा यूनियन गवर्नमेंट का, जिसमें बहुत सारे नेता रहेंगे, जिसमें हर एक प्रदेश का रिप्रेजेंटेशन रहेगा। या 10 के 10 प्रधानमंत्री बन जाएंगे 10 पार्टियों के नेता। प्रधानमंत्री तो कोई एक बनेगा, लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के रूल में, हमारे इलेक्शन, मैडम, हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के रूल में ये कहीं लिखा हुआ नहीं है कि पहले आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा कि कौन प्रधानमंत्री कैंडिडेट है। बिना प्रधानमंत्री कैंडिडेट डिक्लेयर किए इलेक्शन पार्टियों के सामने मैंने कहा राहुल गांधी के नेतृत्व में आगे बढ़ने के लिए तैयार है क्या? जवाब आपने सुन लिया है सर। उसके बाद शहजाद पूनावाला, 20 सेकंड्स आपके पास, उसके बाद 20 सेकंड्स शहजाद पूनावाला। मैं बता रहा हूं जी, मैं जवाब दे रहा हूं, मैं जवाब दूं, मैं बोलूं, मैं जवाब दे सकता हूं, मैं बोलूं, इजाजत है? सुनिए अदिति जी, 15 सेकंड आपने ऐसे ही वेस्ट कर दिए, बोलिए ना सर। कहूंगा सिर्फ, अरे मैंने कहा वेस्ट किए, बीच में लाइट चली गई थी। मैं कह रहा 3 बातें कहूंगा मैं। जितने पार्टियों का नाम लिया आपने, ये कोई मोदी जी के साथ नहीं है, ये तय है। मोदी जी के साथ जितने मित्र दल थे, मोदी जी सब उसके साथ दगा के। सर लेकिन ये राहुल गांधी के साथ भी तो दिखाई नहीं दे रहे।
मैं तो ये सवाल पूछ रही हूँ। सुन लीजिए, अरे मैंने कहा 3 बात बोलूंगा, सुन लीजिए, अरे सुन तो लीजिए। तीसरी बात कि जितने भी विपक्ष के छत्रप हैं सब मोदी जी से 100 गुना ज्यादा काबिल, योग्य, सक्षम और बेहतर राज्य सरकार चला रहे हैं और बेहतर देश चलाने की क्षमता रखते हैं। नेता के बारे में आपके पास भी जवाब नहीं है, नेता के बारे में आपके पास भी जवाब नहीं है, तो ममता बनर्जी को मान लेंगे अपना नेता? मत करिए, उसकी चिंता मत करिए। ये सवाल, क्योंकि सवाल का जवाब है नहीं, सवाल का जवाब है नहीं, तो चिंता मत करिए। बस एक लाइन पकड़ लेते हैं। शहजाद पूनावाला 20 सेकेंड, ये डिस्कशन मुझे क्लोज करना है। आपकी घबराहट हम लोग की मजबूती का आईना है। पता नहीं किसकी घबराहट और किसकी मजबूती, वो जनता पर छोड़ दीजिए सर, जज ना बनिए। शहजाद पूनावाला 20 सेकेंड प्लीज। अदिति जी, ये बिल्कुल सही है कि चोरों की और अली बाबा 40 चोर की संगत से अच्छा हम अकेले ही ठीक है। पर मैं इनसे सवाल पूछना चाहता हूं, नीतीश जी सबको एक कर रहे हैं। नीतीश जी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों के पास गए, अब कांग्रेस वाले बताए आम आदमी पार्टी को साथ में लेंगे टीम में। नीतीश जी को पूछिए, बंगाल और लेफ्ट दोनों से मिले, ममता और लेफ्ट दोनों से मिले, ममता दीदी के प्रवक्ता लेफ्ट को साथ में लेने के तैयार है क्या? नीतीश जी जो है एसपी बीएसपी दोनों से मिलेंगे, एसपी वाले से पूछ लीजिए बीएसपी को भी साथ में लेंगे टीम में। ठीक है, आपके सवाल है, मुझे डिस्कशन को यहीं क्लोज करना होगा इस सवाल के साथ कि जब विपक्ष की कोई पार्टी नेता पर खामोशी धारण कर ले, जो कि मेन पॉइंट है, तो फिर क्या वाकई 2024 में नरेंद्र मोदी के लिए कोई सीरियस चुनौती है? ये सवाल आपके लिए है, सवाल का जवाब आप खुद तय कर लीजिए। नमस्कार।